नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जानकारी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद आपने पहली बार नहीं देखे होंगे। तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली जो कंपनी है जिसका नाम है टाटा स्टील। देखिए, टाटा ग्रुप के सबसे पुराना कंपनी है, 19 सेंचुरीज का कंपनी है। और देखा जाए तो जमशेदजी टाटा ने इस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे। और स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो आज टाटा स्टील सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस कर रहा है। जैसे आज देखेंगे तो दुबई में जो बुर्ज खलीफा है, अब बुर्ज खलीफा कौन सा है, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। देखिए बुर्ज खलीफा, आप इस पिक्चर को तो बहुत बार देखे होंगे। तो ये जो मतलब टावर जो बना है, ये जो बिल्डिंग टावर जो बना है, इसकी जो स्टील का जो इंपोर्ट था वो इस दुबई कंपनी ने, मतलब दुबई का जो इंपोर्ट का स्टील का जो जरूरत था वो टाटा स्टील ने उसको कवर किया। इसका मतलब टाटा स्टील सिर्फ इंडिया में नहीं, सऊदी अरब में भी, दुबई में, कतार में, तो इस तरीके से अलग अलग मतलब कंट्रीज के ऊपर वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। और टाटा स्टील की सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं, इस कंपनी का टोटली चेन सिस्टम के माध्यम से बिजनेस करते हैं। इसका मतलब क्या है, खुद माइनिंग भी करते हैं और उसके बाद खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है और उसके बाद प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं। तो टोटली साइकिल्स जो है वो कंपनी खुद ही चलाते हैं। तो इसमें कंपनी का ग्रोथ और मतलब स्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी आरओसी आरओई दोनों ही आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते चले गए। और डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ 1% के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब डेप्थ उतना भी ज्यादा नहीं है, उतना भी कम नहीं है। तो डेप्थ क्यों ज्यादा है, क्योंकि देखिए इस कंपनी खुद को सस्टेन कराने के लिए और माइनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंस देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि कंपनी के एक्सपेंस के बारे में, आप ध्यान से देखिएगा इस चीजों को कि कंपनी की जो टोटल एक्सपेंस है उसमें मटेरियल कॉस्ट कितना 46% और एम्प्लॉय कॉस्ट कितना 10% के आसपास। तो सोचिए एम्प्लॉय का कॉस्ट भी कितना ज्यादा है और मटेरियल का कॉस्ट भी कितना ज्यादा है। और एक रिपोर्ट आया था कि टाटा स्टील का जो सीईओ है उन्होंने खुद कहा, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। आप देखेंगे कि इंडिया, यहाँ पे टाटा स्टील का जो सीईओ है उन्होंने खुद कहा कि इंडिया बीइंग नेट इंपोर्टर स्टील ए मैटर ऑफ, आप देख सकते हैं, कंसर्न। तो इसका मतलब है टाटा सिर्फ टाटा नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जिस तरीके से स्टील का इंपोर्ट किया जाता है वो ह्यूज है, मतलब बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अभी देखा है तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टील का इंपोर्ट किया जा रहा है। तो इंपोर्ट करना मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टील का प्रोडक्ट का इंपोर्ट किया जा रहा है, उसका रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट किया जा रहा है, जिसका ग्रोथ ऑब्वियसली फ्यूचर में आपको दिखेगा। यहाँ पे खुद बताया गया कि इंडिया बीइंग नेट इंपोर्टर स्टील ए मैटर ऑफ कंसर्न। तो टाटा स्टील सीईओ नरेंद्रम यहाँ पे उन्होंने खुद कहा। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में किस तरीके से ग्रोथ आने वाला है। क्योंकि इंडिया अपकमिंग कुछ ईयर्स में एक मतलब इकोनॉमिकली इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और उस बेसिस में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ग्रोथ हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए सबसे ज्यादा जिसके प्रोडक्ट का डिमांड है वो है स्टील का। सिर्फ स्टील नहीं, सीमेंट का भी डिमांड बढ़ेगा और भी रॉ मटेरियल्स का जो डिमांड है वो भी बढ़ने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो इस बार 6,500 करोड़ के आसपास लॉस किए। इसका मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट तो कर रहा था, मगर अभी फिलहाल के लिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव में चला गया। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर जो मतलब नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में इसीलिए गया क्योंकि कंपनी को कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ वीकनेस है। जैसे कंपनी का आधा इनकम कंपनी की इस बार सबसे ज्यादा लॉसेस में है। कंपनी का कोर बिजनेस में, मतलब मदर बिजनेस में कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ था, मगर कंपनी का अदर्स बिजनेस में कंपनी का लॉस हुआ, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव में चला गया। इस बात को आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी व्यक्ति इस कंपनी को वो निवेश करके रखे हैं। क्यों ना रखे, जो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी आपको जनरेट तो करके दिया,
करीबन एवरेज रिटर्न आपको 14 से 15% के आसपास एवरेज रिटर्न आपको देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। लास्ट कुछ फ्यू डेज का इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था, एक कप बना था, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो चुके हैं। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब टारगेट के 50% के आसपास अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है तो प्लीज एंट्री मत लेना, उसको थोड़ा सा इंतजार करना, रिट्रेसमेंट होने दीजिए। जब भी इस लेवल को फिर से टच करेंगे तो वहां पे एंट्री बनेगा और टारगेट जो होगा वो कुछ इस लेवल तक। तो यहाँ पे टारगेट एंट्री बना और टारगेट के ऊपर जाने से पहले ही देखिए वो नीचे आ चुके हैं और प्रीवियस जो स्विंग लो था और उसी को रिटेस्ट किया और साथ ही साथ 200 डेज ईएमए को भी रिटेस्ट किए। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था उस ग्रोथ को कंपनी मेंटेन कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ जरूर यहाँ पे मेंटेन होने वाला है। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है यूपीएल। देखिए यूपीएल एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। इस कंपनी एक टाइम नंबर 1 पोजीशन में था, सेक्टर वाइज देखा है तो नंबर 1 पोजीशन में था। और कंपनी का सेक्टर क्या है, कंपनी एक्चुअली एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, एक्चुअली पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। अभी एग्रो केमिकल और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले हैं। अभी एक चीज मैं और भी बता दूं, कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बहुत खराब हो चुके हैं, क्योंकि एक ही कारण की वजह से अगर कंपनी एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करता तो ठीक ठाक था, मगर कंपनी यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा है, सॉरी करेक्शन होने का चांसेस और भी ज्यादा है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो लगातार घटते जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को और भी मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आया आप देखेंगे तो 12,000 करोड़ से घट के हो चुके 10,000 करोड़। एक्सपेंस भी कंपनी का यहाँ पे कम हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी वो भी देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 969 करोड़ के आसपास था वो घट के हो चुके हैं 290 करोड़ के आसपास, और वो भी लॉसेस में। कंपनी फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्वार्टर में लॉस किया। तो सोचिए कंपनी में कितना बड़ा प्रेशराइज क्रिएट हो चुके हैं। कंपनी इतना सब कुछ करने के बाद भी कंपनी लॉसेस में चला गया और इसी का भरपाई कंपनी को देने मतलब देखने को मिला है। कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है, सेल ऑफ हो रहा है। अगर मैं टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूं तो कंटिन्यूसली जो लेवल्स है वो लगातार सेल्स होता जा रहा है। तो मैं यही बात कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से सेल ऑफ देखने को मिला, जिस तरीके से करेक्शन हुआ, वो करेक्शन बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे गिरावट के माहौल में देखने को मिला है। अभी मैं एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के ऊपर कि कंपनी के ऊपर जो कंटिन्यूसली सेल ऑफ हुआ उस सेल ऑफ के हिसाब से देखूं तो अच्छा खासा डाउन साइड ट्रेड हुआ, और जिस तरीके से करेक्शन हुआ है मुझे लगता है और भी गिरावट होने का चांसेस है, क्योंकि पहली बात कंपनी का रिजल्ट खराब आया, दूसरी बात सेक्टर में वीकनेस है। तो उसके वजह से कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जब ब्रेकआउट हुआ ऊपर जाने का कोशिश किया, मतलब थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, मगर प्रीवियस लेवल को वो रिटेस्ट करके बिग क्रैश हुआ। और मैंने आपको पहले मेंशन करके दिया था कि इस लेवल तक आ सकते हैं अगर वो डाउन साइड ट्रेड करे। तो अभी मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर फिर से इस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो बड़ा सा फॉल दिखेगा और 416 लेवल तक आने का चांसेस है। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि सर इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है क्या उसको बेच दूं? देखिए बाई करना सेल करना आपके हाथ में है, मेरा काम है आपको सारी चीजों को दिखाना। देखिए आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि एक बात को आपको याद रखना है कि कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज है वो प्रेशराइज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण शेयर में करेक्शन हुआ है। जब सारे मार्केट के मतलब सेक्टर के ग्रोथ स्टार्ट हो जाएंगे तब इस कंपनी के ऊपर फिर से ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसका नाम है आईजीएल। तो आईजीएल के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के जो फ्यूचर ग्रोथ है वो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया और जिसके चलते हुए आईजीएल और एमजीएल इस दोनों कंपनी के ऊपर भारी भरकम करेक्शन देखने को मिला। वो अपडेट किया था पहले भी बोल चुका हूं, आप देखेंगे तो इंद्रप्रस्थ गैस शेयर के ऊपर ड्रॉप देखने को मिला, मतलब करेक्शन देखने को मिला था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बताया कि ईवीज जो पॉलिसीज है उसके ऊपर काम अभी बहुत तेजी से करेंगे, क्योंकि क्लीन एनर्जी के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा फोकस रखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं दिल्ली में आप सभी जानते हैं, अभी दिवाली का सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ
मतलब दिवाली स्टार्ट भी नहीं हुआ तो फिर भी देखा जाए तो पॉल्यूशन एक मान पहले ही पॉल्यूशन पिक लेवल में है। तो सोचिए उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक ही चीज करना पड़ेगा, ईवी सेगमेंट को मार्केट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ कराना चाहिए। अभी ईवी सेगमेंट में क्या आप कहेंगे सर ईवीज में क्या पॉल्यूशन नहीं होंगे? जरूर होंगे, क्योंकि ईवीज को चार्जिंग करने के लिए पावर का जरूरत है, और पावर को जनरेट करने के लिए थर्मल पावर को यूज किया जाता है ज्यादा से ज्यादा, और जहाँ पे बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन पॉल्यूशन करते हैं। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली गवर्नमेंट चाहते हैं तो ईवीज को लॉन्च करने के लिए, मगर अल्टीमेटली तो सारी दिशा में देखा जाए तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। हाँ, थोड़ा सा कम हो सकता है, अभी कितना कम होगा कितना ज्यादा होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए जो गवर्नमेंट का जो राय है उस राय के हिसाब से कंपनीज के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। बाकी देखा जाए तो कंपनी का क्वार्टर में कोई भी चेंजिंग नहीं है, साल मतलब क्वार्टर बेसिस में, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को मेंटेन कर रहा है, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किए, और उस हिसाब से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 400 करोड़ से बढ़ के हो चुके 550 करोड़। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला, और उस हिसाब से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहां पे भी आपको एक चीज देखने को मिला कि कंपनी का जो टोटल लायबिलिटी है वो लगातार लायबिलिटी को वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी लायबिलिटी क्या है? कंपनी को जो पेमेंट करना होगा, तो वो लायबिलिटी कहाँ पे दिखेगा? बोरिंग्स में। बोरिंग्स तो कुछ है ही नहीं, कर्ज तो कुछ है ही नहीं। उल्टा आपको एक चीज और भी मेंशन करूं तो कंपनी के ऊपर जो ट्रेड रिसीव हुआ कंपनी की, इस बार देखिए 950 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ। तो जो लोग कह रहे थे कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, उसको मैं एक ही बात कहूंगा, अगर कंपनी बर्बाद हो जाएगा तो दो बड़े गवर्नमेंट कंपनी को मतलब प्रेशर देखने को मिलेगा। वो है, एक है गेल जिसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, और दूसरा है बीपीसीएल। ये दोनों ही कंपनी के ऊपर प्रेशर आएगा। तो आप कहेंगे सर इस दोनों कंपनी को की प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे कारण है, जो इसका प्रोमोटर है वो जो 45% का जो होल्डिंग है उनमें 22.5% गेल के पास है और 22.5% बीपीसीएल के पास है। तो कहने का मतलब है आप इस चीजों को समझिए, सोचिए और उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक भी करिए। अभी आईजीएल के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मैं आईजीएल का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो बिग क्रैश हुआ था ना वही गवर्नमेंट के राय के होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया उसके बाद ही यहाँ पे बिग क्रैश देखने को मिला। तो अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, तो देखिए मैंने एक शोल्डर कम हेड, उसके बाद एक शोल्डर का मैं इंतजार कर रहा था, और मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा इस शोल्डर को कंप्लीट होने में। तो फिलहाल के लिए अभी मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर सिर्फ वॉच करिए, जब कोई मौका मिलेगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एज ए मतलब एजुकेशन पर्पस में कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी मेरे तरफ से नहीं होता है। तो कुचिन सीपर्ट जो नेक्स्ट कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, तो कुचिन सीपर्ट एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर लगातार ग्रोथ हुआ, कंपनी 400 से 1200 तक गया। इसका मतलब 3 गुना कंपनी आपको रिटर्न दिया सिर्फ 1 साल के अंदर। और कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है जल्द से जल्द, क्योंकि इसका जो Q2 का रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के पेज में ही आपको देखने को मिलेगा। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप देखेंगे कंपनी ये बता चुके हैं कि कंपनी 8 रुपए करके यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए है। और दूसरी एक बात यहाँ पे भी क्या है, देखिए अप्रूव द सब डिविजन स्प्लिट, मतलब कंपनी स्प्लिट करने वाले है, और मतलब 1 इक्विटी शेयर में फेस वैल्यू जो है 10 रुपया उसको करने वाले कितना 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे और फेस वैल्यू हो जाएगा 5। इसका मतलब एक के बदले आपको 2 शेयर कंपनी देने वाले है। तो ये था कंपनी के कुछ अपडेट्स। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।